माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुधीर त्यागी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाटी साहब, जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष हमारी और आप सबकी लोकप्रिय नेता बीना भाटी जी, रघुराज जी, जिला अध्यक्ष उदल जी और मेरे बुजुर्गों, सम्मानित कविगण और सभी नौजवान साथियों, मैं प्रयाग की धरती से आप सबके बीच में आया हूं। मैं प्रतापगढ़ का मूल निवासी। अब छोटी मोटी जो समस्या है वो आपके लिए बड़ी भी हो सकती है। उन सबके मूल में ही हम हैं। जैसे मैं इस गांव में उतरा जब तो बाबूजी मिले, हमने कहा बड़ी टीप टाप सड़कें हैं यहाँ की, गांव को बड़ा व्यवस्थित सा लग रहा है। तो बोले भैया हमारे पूरे गांव में, और शायद ये भारत का पहला गांव होगा, ऐसा एक केरला में गांव हमने देखा था, और हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई गांव है, ये आज हमारी वीडियो के मार्फत पूरे देश को पता चलेगा कि एक ऐसा भी गांव है जहां एक भी मुकदमा नहीं है। ये भी अपने आप में बड़ी खुशहाली है। एक भी मुकदमा नहीं है ना, इस गांव में ना जमीन से संबंधित कोई मुकदमा का किसी के साथ है, ना फौजदारी का कोई मुकदमा किसी पे है। पूरा गांव वोट भी एक साथ देता है। पूरा गांव एकता अखंडता का जीता जागता सबूत है, और यही कारण इस गांव का विकास दिख रहा है। हमारे सिकंदराबाद ब्लॉक पे रिकॉर्ड है हमारा। इलेक्शन किसी का भी हो, वोट एक जगह जाएंगे। हाँ, और अब आप सुनिए, जैसा कि बाबूजी ने कहा, क्योंकि हमारे बीच में सबसे बुजुर्ग भी हैं और उनका अनुभव हम सबसे कई गुना ज्यादा है। अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर भी उनका अनुभव बहुत ज्यादा है, और अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने एक गीत के मार्फत हमें एक संदेश ये दिया कि सामाजिक सुधार, आर्थिक सुधार, परिवर्तन की दिशा में धीरे धीरे आते हैं। एक साथ बच्चा पैदा होके दौड़ने नहीं लगेगा, 8-10 महीना उसमें भी लगता है ना, परे परे चलेगा भी। तो ये जब देश आजाद हुआ और आज हम 75 साल इसका अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आजादी का 75वां साल मना रहे हैं, उनमें से 60 साल तो ऐसे बीते हैं चाचा ताऊ कि जब गांव और गांव की कोई बात ही नहीं हुई है। कृषि एक उद्योग की तरह हमारे देश में कभी लिया ही नहीं गया था इस सरकार से पहले। अब आप लोग कहोगे कि हमारा तो बहुतों का माफ होता था कांग्रेस के जमाने में, 1 लाख 1.5 लाख, तो किसी और मद में नहीं जाता था पैसा। कृषि का बजट ही जितनी घोषणा होती थी उससे आधे से भी कम, उससे भी कम कृषि का बजट होता है। पहली बार जब 2014 में आप लोगों ने राष्ट्रवादियों की एक सरकार चुनी, तो पहली बार इस देश में कृषि को लेके एक बहस हुई, कृषि को एक उद्योग की तरह स्थापित करने का प्रयास हुआ, और कृषि को संचालित कैसे किया जाए उसके लिए 1,30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिसमें वो 2-2 हजार रुपए जो आपको मिल रहे हैं वो आपके लिए 2,000 हैं, लेकिन पूरे देश के किसानों में 64 लाख करोड़ रुपया इस तरीके से बट रहा है डायरेक्ट। अब वो डायरेक्ट बांटने के पीछे प्रयोजन क्या था? कुछ लोग जो राजनीतिक हैं, राजनीति में हैं, उनको हर चीज का विरोध करना है, वो विरोध के लिए विरोध करते हैं, आलोचना के लिए आलोचना करते हैं। वो ये कहते हैं कि किसानों के अंदर एक प्रोत्साहन, उसका नाम क्या दिया गया, प्रधानमंत्री सम्मान निधि। वो 6,000 रुपए जो साल का आता है, वो आपका सम्मान इसलिए है कि आप इस देश के लिए, देश के नौनिहालों के लिए, देश को पालन करने के लिए जो कृषि उपज उपजाते हो उसके लिए भारत सरकार आपको सम्मान कर रही है। उनका उद्देश्य ये था। दूसरी चीज, आप लोग तो बहुत व्यवस्थित क्षेत्र में रहते हो, सिंचाई के साधन भी हैं, लेकिन बहुत 70% भूमि हमारी, सिर्फ 30% भूमि सिंचित है जिस पर हम उपज करते हैं, और तब भी हम इतनी उपज करते हैं कि अपने देश का भी पेट भरते हैं, अपना भी पेट भरते हैं, और हम बहुत सी चीजें बाहर भेजते भी हैं कृषि उपज की। प्रधानमंत्री ने सोचा इसके लिए क्या किया जाए, तो प्रधानमंत्री कृषि योजना आई।
सिंचाई योजना, जिसमें आप तमाम तरीके के देख रहे होंगे, देश में 20-20 साल से जो बांध नहीं बन पा रहे थे वो भी बंधे, नहरों में पानी की व्यवस्था हुई। देखिए, बीमारी 60 साल की थी और सीधे थिएटर पे रख के ऑपरेशन भी कर देना संभव नहीं था। प्रयास हुए, और मैं ये नहीं कहता कि इन 7 वर्षों में चमत्कार हो गया और 60 साल की सारी समस्याएं हमने दूर कर दी, या प्रधानमंत्री जी ने या योगी जी ने उसको दूर कर दिया, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उसको दूर करने की दिशा में जो कदम बढ़ना चाहिए वो कदम उन्होंने बढ़ाया। अब जब ये दलान बनाओगे, आप ये बैठका बनाओगे, तो पहले तो धरती नीची रही होगी, फिर इसमें मिट्टी डाले होगे, मिट्टी के बाद ये दीवार वाल बनाई गई, फिर छत डाला गया, तो 2-4 दिन कहीं कुछ हुआ होगा, कहीं कुछ हुआ होगा, बारिश आई होगी, मिट्टी भी वही होगी। तो समस्या तो घर बनाने में भी है। तो ये तो पूरे देश की समस्या से लड़ने की प्रक्रिया थी, और उस पर वो लोग लड़े। अब उस पर सोने का सुहागा ये हुआ कि 14 में तो आपने व्यवस्थित सरकार बना दी देश में, तो देश के स्तर पर प्रयास शुरू हुआ, और 17 में आपने एक सन्यासी को बैठा दिया उत्तर प्रदेश जैसे बिगड़े राज्य को सही करने के लिए, संचालित करने के लिए। उसके पहले हमसे ज्यादा आप सबको अनुभव है, कृषि क्षेत्र में भी, जीवन के क्षेत्र में भी, सामाजिकता के क्षेत्र में भी आपको ज्यादा अनुभव है। और आप कभी अकेले में मंथन करिएगा, विचार करिएगा, तो पवार साहब की बातों से सहमत हो जाइएगा कि आपका प्रदेश कोई दल या सरकार या कोई नेता नहीं चला रहा था, बल्कि माफियाओं का एक समूह, एक गिरोह चला रहा था आपका प्रदेश। जहां पे आज की व्यवस्था में आप अपनी बात को कहने के लिए, करने के लिए जनप्रतिनिधियों तक भी जा सकते हैं, डीएम साहब तक जा सकते हैं, और सबको छोड़ो, सीधे अपनी बात आप प्रधानमंत्री और योगी जी तक पहुंचा सकते हैं, अपने मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकते हैं। पहले क्या होता था, लखनऊ में एक जनता दर्शन लगाते थे मुख्यमंत्री लोग, और उसमें कभी भी मुख्यमंत्री नहीं पाए जाते थे, संबंधित मंत्री बैठा दिए जाते थे, और आप बेचारे लाइन में जाड़े में लग के 15 तारीख 14 तारीख निर्धारित होती थी, अपना अपना पर्चा लिए खड़े रहते थे। और इनमें से किसी को सौभाग्य, क्योंकि आपको तो ऐसा सौभाग्य मिलेगा नहीं, क्योंकि आपके यहां तो कोई विवाद है ही नहीं है, और जहां विवाद है उनसे पूछिए। पहला मुख्यमंत्री हैं बाबा योगी आदित्यनाथ जी, जिनके यहां जनता दर्शन में जो जाता है, मुख्यमंत्री खड़ा रहता है, जनता बैठी रहती है। और आपने टीवी उवी में देखा भी होगा, जनता बैठी रहती है। उस पूरे हाल में बाबा टहल टहल सबसे अर्जी लेते हैं, क्या दिक्कत है और क्या समस्या है। ठीक है, तो एक तो परिवर्तन ये आया। दूसरा सामाजिक परिवर्तन ये भी आया कि मैं आपके गांव की तो नहीं कह सकता, आपके गांव के आसपास की नहीं कह सकता, क्योंकि आपका गांव तो बड़ा व्यवस्थित गांव है, 500 परिवार एक साथ व्यवस्थित होकर रह रहे हैं, तो आपकी तरफ तो कोई हाथ उठा के देखने वाला नहीं है। लेकिन बीना जी के साथ ही मुझे कई गांवों का सौभाग्य मिला घूमने का, वहां हल, ट्रैक्टर के फार, मोटर सब खुल जाया करती थी, हैं? वो सब तो घटनाएं सब बंद हो गई। अब आपको क्या करना है? सामाजिकता के नाते जब से हमारा देश 1947 में आजाद हुआ और आज तक सरकारें सिर्फ ये बताती रही कि आप तो गरीब हो, हम आपको ये काम दे रहे हैं, या ये अनुदान दे रहे हैं, या ये दान दे रहे हैं। पहली सरकार आई है जिसने ये कहा कि आप आत्मनिर्भर बनिए, आप नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनिए। अब देने वाले कब बनिएगा? देने वाले तब बनिएगा जो सरकार, केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार जो योजनाएं आपके लिए, जिन योजनाओं की संरचना कर रही है, वो संरचना आप तक पहुंचे, उसका सदुपयोग आप कर पाए। अब पहले क्या होता था, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 2022 तक सभी किसानों की आय दुगनी हो जानी चाहिए, हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं। अब वो तो बेचारे प्रयास कर रहे हैं, तो सोच भी रहे हो जाए, लेकिन उनके सोचने से आपकी आय दुगनी कैसे होगी, जबकि वो जो योजनाएं दे रहे हैं आपके लिए, वो आप उस पर चर्चा ही नहीं कर रहे, उसको समझ ही नहीं रहे, उसको लेने का प्रयास ही नहीं हुआ, या अभी प्राइमरी स्थिति में उसको जानने का ही प्रयास नहीं हुआ। और जानने का प्रयास कब होगा? सबके घर में टीवी है ना, न्यूज समाचार देखते हैं ना,
समाचारों के बीच बीच में भारत सरकार का प्रचार आता है, योगी सरकार का प्रचार आता है, तो कभी आप लोगों ने सोचा कि ये क्या है और क्यों है, ये हम पर भी लागू हो रहा है कि नहीं? सोचा कभी आप लोगों ने? क्योंकि जब प्रचार आता है तो आप लोग अपना दूसरा काम करने लगते हैं। वो भी देखा करिए, उस पर विचार किया करिए, खुद ना समझ में आए तो आपस में चर्चा करिए। 30 योजनाएं ऐसी हैं जिनके लिए आपको गांव से बाहर नहीं जाना है। जब प्रधानमंत्री सम्मान निधि तो आप सबको मिल ही रही है, और राशन की भी जो व्यवस्था है वो सबको मिल ही रही है, जिनको जो उसके हकदार हैं उनको मिल रही है। ऐसा कभी नहीं होता था, पहले हम भी कंट्रोल में लाइन लगाए रहते थे, कोटेदार कहता था खत्म। अब तो दरवाजे दरवाजे देके जा रहे हैं, तो और क्या सरकार से अपेक्षा करिए? अब आपको क्या क्या करना है? बाबूजी जैसे आप कह रहे थे बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है तो प्राइवेटे मिल जाए, तो काहे को मिल जाए प्राइवेट, और काहे लड़कियां नौकरी करे, लड़का अपना व्यापार क्यों ना करे? कृषि जनित उद्योगों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार 70% सब्सिडी दे रही है। अब आप सोचोगे कृषि जनित क्या है? कृषि जनित उद्योग वो है जैसे पशुपालन, मछली पालन, बकरी पालन, गौपालक। अब सबके पास यहां जब मैं आते गांव में देखा, सब यहां 4-4, 5-5 भैंसे दिख रही हैं। आपको पता है इसको पशुधन क्यों कहा जाता है? क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसी योजना भी दे रखी है कि इस पे भी आपको 50,000 का लोन मिल जाएगा, गाय पे, भैंस पे, उसको संचालित करने के लिए। और गांव के जो नौनिहाल बच्चे खड़े हैं पीछे, ये फेसबुक और व्हाट्सएप की दुनिया से थोड़ा और बाहर आइए। माई बाबू तो खेती करके आपको संपन्न कर ही रहे हैं, आप भी खुद व्यवस्थित होने का प्रयास कीजिए। अगर 10 लोगों का दूध एक आदमी बेचना शुरू कर दे तो पूरे गांव का भी लाभ होगा और उसको भी रोजगार मिला कि नहीं मिला? बताइए, आप लोग मुंह से बोलिए, मिला कि नहीं मिला? तो ऐसे ही हमें करना पड़ेगा। 130 अरब होते जा रहे हो, जनसंख्या भी तो देखो। 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में, बाबा ने 5 लाख नौकरियां दी, और इन 5 लाख लोगों में कोई ये कह दे कि हमने 1 रुपया भी किसी को दिया है नौकरी के लिए, ऐसा कभी नहीं होता। 3 जिले के लोगों को नौकरी मिलती थी इसके पहले सरकारों में, और हमको आपको जब कभी पुलिस में या किसी चीज में मिलती थी तो बड़ा माल देना पड़ता था। और पहला ये सरकार ऐसी है कि टीवी पे बैठ के बाबा बैठे रहे कुर्सी पे, और बंदों को जिनको जिनको सर्टिफिकेट मिलता रहा उनसे पूछते रहे, हाँ भाई किसी को कुछ देना तो नहीं पड़ा, नौकरी तुमको तुम्हारे घर पे मिल गई? सबने बताया हाँ। तो ये प्रयास है। अब ये मैं नहीं कहता कि नौकरी सब नौजवानों को मिल गई, लेकिन उस दिशा में, जिस दिशा में हमें 1947 और 1952 के बाद चल पड़ना था, उस दिशा में आप पहला कदम चल रहे हैं। आप जवान हो गए, लेकिन जब 75वें वर्ष में पहुंच रहे हो तब आपकी देश की दिशा सही दिशा में जा रही है। अभी तक तो सिर्फ शहरों में विकास होता था, शहरों में सड़कें होती थी, सड़कों बिजली शहरों में होती थी। पहली बार ही तो है ना 20 घंटा 22 घंटा बिजली आ रही है। पहले पूरी रात जगते थे कि नहीं जगते थे कि बिजली आई चलो ट्यूबवेल खोल लो खेत सींचना है? होता था कि नहीं होता था? होता था। और कितने बाबा लोग और भैया लोग बड़े वाले बैठे, जाए भैया भी होंगे, यूरिया के लिए 2-4 बार सबने लाठी खाई, मैं भी खाया हूं। खाए हो कि नहीं खाए हो? और इन 7 सालों में बताओ कहीं खाए हो? कहीं मिली लाठी नहीं, यूरिया के लिए या किसी चीज के लिए? तो मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि कुछ चीजें सरकार ने हमारे और आपके लिए करी हैं। ये सारा गोबर हम फेंक देते हैं या खेतों में डाल देते हैं, इस पे भी सरकार ने व्यवस्था कर दी है कि एक जगह घूर बना लो, सारी खाद इकट्ठी कर लो, सरकार खरीद लेगी 1500 रुपया कुंतल, या आप अपने में डालोगे तो आपको 1500 रुपया के हिसाब से जो है सब्सिडी मिल जाएगी। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें हमारी आय को दुगना करेंगे। आप सब इसमें बहुत से बड़े बुजुर्ग हैं जो जीवन में सिर्फ खेती किए हैं, खेती से ही घर भी बनाए हैं, बच्चों की शादी भी किए हैं, बेटी का भी ब्याह किए हैं, नातेबारी रिश्तेदारी भी निभाए हैं और चटक जिंदगी जिए हैं। वो कैसे? वो ऐसे होता था कि हमारे पास हमारी और चीजों के लिए गाय भैंस भी थी, हमारे पास सब्जियों का भी व्यवस्था थी। अब हम झोला लेके जाते हैं, शहर से सब्जी खरीद के ले आते हैं।
दूध की थैली बहुत से गांव में, आपका गांव तो सौभाग्यशाली है कि यहाँ गाय भैंस दिख रही हैं, अब दूध की थैलियां गांव में आने लगी हैं। और हम कहें कि सरकार आके हमारे लिए कुछ करे। सरकार आपके लिए योजना बनाएगी और उस योजना को समझना और जानना हमें पड़ेगा। अब वो भैया ने भी संघर्ष किया, बहुत से लोगों को आज पता चला होगा कि वो भैया जो है संघर्ष करने बेचारे ऐसे ऐसे संघर्ष में गए होंगे, पता भी नहीं होता। इसके लिए भी गांव में, जब आपका इतना आदर्श गांव है तो आपस की समस्या सुलझाने के लिए भी एक कमेटी बनाइए। 10 लोग, 5 लोग, 4 नौजवान उसमें रखिए, राय देने के लिए 4 बुजुर्ग रखिए, दौड़ने भागने के लिए 1-2 मोटरसाइकिल वाले भी रखिए, भाई तुम दौड़ो भागोगे। सबके सामूहिक प्रयत्न से जो संरचना होगी वो समाज का निर्माण होगा और उसमें सबका भला होगा। वातावरण आपको मिल गया है, वातावरण इस तरीके का मिला है कि अगर आप सामूहिक प्रयत्न के साथ कोई काम करते हैं तो सबको लाभ मिलने वाला है। योजनाएं आपके पास हैं, हो सकता है किसी में थोड़ी देरी हो, किसी में हमें ज्यादा संघर्ष करना पड़े। अब बताइए, कृषि संयंत्रों पे 70% की सब्सिडी है, रात बिरात लाइट चली जाए या बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है, क्योंकि भाई बिजली में सुधार भी किया जा रहा है तो बिजली का बिल ज्यादा। सोलर में आपको 70% सब्सिडी है, सोलर बिजली लगवा लो, सोलर की मोटर लगवा लो। ऐसी तमाम चीजें हैं जिनका आप लाभ ले सकते हो। बहुत दूर लखनऊ नहीं जाना आपको, न दिल्ली जाना है, ये ब्लॉक ऑफिस तक जाना है। कृषि वाला भी अधिकारी ब्लॉक ऑफिस में बैठने लगा है। हाँ, वो बात दूसरी है कि देखिए, अधिकारियों के मन में अभी भी पूर्ववर्ती सरकारों का फितूर है। 130-20 तो निपटा दिए बाबा ने, डर भी बैठा है लोगों में, काम भी कर रहे हैं अधिकारी। जहां पहले अधिकारी पाए ही नहीं जाते थे दफ्तरों में, वहां कम से कम मिल तो रहे हैं ना। तो अब धीरे धीरे उसमें भी सुधार होगा, क्योंकि अभी तो बाबा को 5 ही साल हुआ। इसलिए जैसा कि पवार साहब ने कहा है, विचलित नहीं होना है। हो सकता है सरकारों से काम करते वक्त या कुछ, अब जैसे आपकी एक समस्या है, ठीक है, लेकिन उस समस्या की जड़ से बाहर निकलिएगा आप तो 100 अच्छाइयां भी हो गई है ना। तो 99 अच्छाइयों के साथ जाना, एक बुराई के साथ हमें नहीं जाना है। और जिस दिन उसके साथ गए, इन 5 सालों में कुछ अच्छा हुआ है, आने वाले 5 साल में कुछ और अच्छा हो जाएगा। और अब तो आप लोग सौभाग्यशाली हो कि आपसे ज्यादा दूर पे नहीं जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया। मेरे ख्याल से 20 साल से तो आप सब सुन रहे हो आएगा 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 आएगा, है? तो वो तो ना ला पाए। ये 7 साल में कौन सा ऐसा चमत्कार कर दिए कि लाके उद्घाटन भी कर दिए और सब कुछ कर दिए। ये करने की इच्छा होती है। अब जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आएगा, कार्गो की कंपनियां आएंगी। कार्गो ये होता है जो सामान विदेशों से आएगा, यहां से जाएगा, तो वो अपने छत पे तो नहीं रखेंगे ना, वो लोग बड़े बड़े गोडाउन बनाएंगे। इनका ये आज 4 लेन का मंजूर हो गया। हाँ, आपका ये देखिए 4 लेन का मंजूर हो गया सड़क। तो अच्छा, वो भी कार्गो वाले, अच्छा वो लेने कहां जाएंगे? कलकत्ता से आएगा आदमी काम करने, मैनेजर भी यहीं का होगा, मजदूर भी यहीं का होगा, जो जिस हिसाब से पढ़ा लिखा होगा। पहले तो यहीं वाले को लेंगे ना, तनख्वाह कम, भाई यहाँ वाला तनख्वाह कम लेगा, रोज अपने घर चलाएगा। तो 3-4 साल में वो भी व्यवस्था, प्रधानमंत्री जी खुद बोल के गए 1 लाख रोजगार का सृजन होगा। अब उसमें जो हमारे नौजवान बंधु उस दिशा में होंगे उनको मिलेगा, इंजीनियर भी बनेंगे, सुपरवाइजर भी बनेंगे, मजदूर भी बनेंगे, ऑपरेटर भी बनेंगे। उसके अलावा सोचिए और तमाम तरीके की व्यवस्थाएं बनेंगी। कुछ लोगों के होटल बनेंगे, हॉस्पिटल आएंगे, फिल्म सिटी आ रही है। तो जो सरकार, अब इसके पहले क्या होता था, पार्क बनते थे बड़े बड़े। अब नोएडा में जाओ ना, देखो लखनऊ जाओ, बड़े बड़े पार्क, हाथी बनते थे, बड़ी बड़ी मूर्तियां बनती थी। ना उससे किसी को नौकरी मिलते थे और ना किसी का वो, और ना कभी हम में से कोई आदमी, चाहे नौजवान बंधु हो चाहे बड़े बुजुर्ग हो, कोई उस पार्क में तो कभी घूमने गए नहीं, क्योंकि उसमें तो जेब से 20 रुपए लगना है, टिकट लेना है। यहां जो बनेगा उससे निर्माण की दिशा में बढ़ेंगे। तो जो 60 सालों में सरकारों ने कभी नहीं सोचा। आप लोग दिल्ली जाते थे 6 से 7 घंटा 8 घंटा लगता था, नहीं लगता था, और आज 2 घंटा आप ग्रेटर नोएडा से लखनऊ जाते हो और शाम को वापस आ जाते हो महाराज। ये परिवर्तन हुआ है। तो आपके बच्चों का भविष्य बहुत व्यवस्थित है। आप सबने जो दुख सहे हैं उससे भी लड़ने की क्षमता मिल जाएगी। और हम सब लोग बहुत व्यवस्थित रूप से भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है, राष्ट्रवाद की भी दिशा में, सामाजिक परिवर्तन की भी दिशा में। आप देखो पूरे 7 साल हो गए, कहीं बम धमाका हुआ, 1-2 सेना आम जनता ने, पहले होली दिवाली आते ही अलर्ट जारी हो जाता था, बुलंदशहर बाजार में मत जाना, यहाँ खतरा है, वहां खतरा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है ना।
तो ये सब भी वातावरण बदल रहा है। और जब इस तरीके का वातावरण बदलेगा तो उत्तर प्रदेश में इतना पोटेंशियल है कि बहुत से निवेशक यहाँ आएंगे। यहाँ बिजली के मारे लोग नहीं आते थे, यहाँ गुंडागर्दी के मारे लोग नहीं आते थे। जितनी फैक्ट्रियां पहले आई, देवू मोटर जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ बंद होकर चली गई, होंडा जैसी कंपनियां बंद होकर चली गई, और वहीं बाबा 130 कंपनियां ला रहे हैं पूरा ये 25 से लेकर 37 आईटी सेक्टर में। भाई आईटी सेक्टर में यही नहीं होगा सिर्फ इंजीनियरों की नौकरी लगेगी, वह चपरासी भी लगेगा, मैनेजर भी लगेगा, खाना बनाने वाला भी लगेगा, चाय वाला भी लगेगा, सबको नौकरी मिलेगी। तो इस तरीके की व्यवस्था में जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो आप सबसे बस यही निवेदन है कि भैया तो देखो आप खुद ही सक्षम हैं और आप लोग इस तरीके से आपके अंदर राष्ट्रवाद हिलोरे ले रहा है तो आप हमसे ज्यादा उस दिशा के प्रचारक हैं। लेकिन फिर भी कोई भी भ्रमित करे तो एक बार उससे जो है प्रश्नोत्तरी जरूर कर लेना, मेरे भी कुछ शब्द चुरा लेना, जो आज हम बोल के जा रहे हैं कुछ ना कुछ दिमाग में रह ही जाएगा। उससे पूछ पाछ जरूर लेना कि भाई तुम ये बताओ, तुम्हारी सरकार इतने दिन तक रही, 3-3 बार तुमने सरकार बनाई, 3-3 बार तुमने बनाई, तुम बताओ तुमने क्या किया। और ये बाबा ने बनाई तो बाबा ने यो किया, या कल्याण सिंह जी की सरकार रही तो ये हुआ, राजनाथ सिंह जी की सरकार रही तो ये हुआ। हाँ, तो बस उसी दिशा में हमें बढ़ना है। और जब वो निर्माण होगा तो सब निर्माण अपने आप होगा। और एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई तमाम चीजों आने वाले समय में बाबा सबसे बड़ा व्यापार और सबसे बड़ा आधार खेती ही है। कोरोना में देख लियो ना, बड़ी बड़ी फैक्ट्री दुकान सब बंद हो गई, खेती किसानी ट्रैक्टर बल हैल और दूध दही हमारा कहीं बंद नहीं हुआ। और अगर यू व्यापार में फायदा ना होता तो टाटा और रिलायंस सब कूद ना रहे होते खेती करने के लिए। बस संभले रहो, इतनी आपदा में संभले रहे तो बस संभले रहो, और संभल के 2-4 साल और निकालो, देखो बच्चों का भविष्य कैसे चमकने लगता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे बस यही निवेदन है कि राष्ट्रवाद के प्रवाह में बहिए। एपीओ में अध्यक्ष जी बता देंगे अभी, उसमें तो क्या है कि अभी थोड़ा सा ये कृषि विधेयक के बाद वो थोड़ा सा रुकेगा भी। हाँ। तो अच्छा ये भी एक बता दूं आपको, बहुत से लोग ये भी कहने आएंगे किसानों के बड़े दुश्मन हैं जी, वो 3 बिल ला दिए थे, उस 3 बिल से हमें बहुत फायदा था, लेकिन वो 6% लोगों को फायदा नहीं था जो सड़कों पे बैठे हैं। अब प्रधानमंत्री जी ने हाथ जोड़ के भी कह दिया भैया चलो ठीक है हमसे गलती हो गई, तुम लोग नहीं समझ पा रहे, हम वापस ले रहे हैं। तब वो चुनाव चक्कर में सब नहीं उठ रहे हैं वहां से। उनके बारे में ना कहें, वो तो सार सबको पता है। हाँ। कोई किसान नहीं बैठा वहाँ कोई किसान नहीं, कोई किसान सब आड़ती हैं। इसलिए बंधुओं अब इस पर ध्यान रखिए आगे। वहाँ डकैत बैठे। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये जो हम लोग यहाँ पे किताब बांट रहे हैं, उस किताब में जितनी योजनाएं हैं उसके बारे में विस्तृत से आप लोगों से चर्चा करेंगे। और ये जान लीजिए कि अगर हम सब योजनाओं में से 2-4 योजना भी अपने आप एक नौजवान बंधु पकड़ ले और उस पर काम कर ले तो पूरे गांव की दशा दिशा बदल सकती है।